नमस्कार। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी में 4 ब्लॉक मॉडल के अंतर्गत चौथा ब्लॉक लिखना है, जिसे हम अध्याय 6 में कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। लेखन के अंतर्गत इसके पहले की वीडियो में हमने लेखन को एक विकासात्मक प्रक्रिया के रूप में समझने का प्रयास किया। लेखन कई चरणों में होता है, हम सभी ये जानते हैं। लेखन का अर्थ यह नहीं है कि बच्चा किसी भी विषय वस्तु को अपनी कॉपी में उतार लेता है और हम ये मान ले कि यह लेखन हो गया। नहीं, लेखन जैसा कि हमने समझा कि एक विकासात्मक प्रक्रिया है। धीरे धीरे बच्चा विकसित लेखन की ओर बढ़ता है ना। पहले बच्चा आड़ी टेढ़ी लाइन खींचता है, पहले तो उसके पेंसिल पकड़ने का प्रयास करता है सही तरीके से। जो सूक्ष्म मोटर कौशल आपने पढ़ा ही होगा, उसमें बच्चा पेंसिल को पकड़ता है, ड्राइंग करता है, स्केचिंग करता है। उसके बाद वह आड़ी टेढ़ी लाइन खींचता है और उसके बाद फिर वो उन्हें एक अक्षर की शक्ल देने का प्रयास करता है, स्ववर्तनी सुधारता है अपनी लिखे हुए को, और फिर धीरे धीरे वह बेहतर तरीके से लिखने लगता है। तो कई चरणों से गुजरता है। हम अपने कक्षा में, एक ही कक्षा में अगर 20 बच्चे हैं तो हम देखते होंगे कि 20 बच्चों का लेखन का स्तर एक जैसा नहीं होता है। कुछ बच्चों को अगर हमने एक साधारण सा वाक्य शब्द बोल दिया तो बच्चे उसको तुरंत लिख ले रहे होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके लिए जिनको हम कोई शब्द बोलते हैं तो उनको कन्फ्यूजन होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने बोला कहानी, तो उस बच्चे को भी पता नहीं है कि न पर बड़ी की रहेगा मात्रा या छोटी की मात्रा। तो बच्चा आपसे पूछता है या आपकी ओर देखता है कि सर न पर कौन सी मात्रा रहेगा। तो ऐसे बच्चे को आप गाइड करते हैं, तो वह बच्चा भी लिख रहा है। एक बच्चा जो थोड़ा सा जिसका अधिगम स्तर बेहतर है, उससे वह पहले ही लिख कर ये बोलता है कि सर मेरा हो गया, आगे बोलिए। इस प्रकार से होता है। कुछ बच्चे क को ही लिख नहीं पा रहे होते हैं, ठीक है। तो कुछ बच्चे बोर्ड के सहारे लिखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारे लेखन का जो तरीका होना चाहिए ना, जो पद्धति हम अपनाते हैं, वह भी अलग अलग प्रकार से होनी चाहिए बच्चों के स्तर के अनुसार। हमें मुख्य रूप से 4 प्रकारों को समझना है जो NIOS ने बोला है, जिसमें आप प्रदर्शित या मॉडल लेखन कर रहे होते हैं। जैसे बच्चा जब पहली बार आ रहा होता है, जब शुरुआत बच्चा कर रहा होता है लिखने की, तो उस दौरान मॉडल लेखन, एक मॉडल का मतलब प्रस्तुत कर रहा है शिक्षक एक उदाहरण, उसी को बच्चा देख रहा है। जैसे आप जब किसी चीज़ को लिख रहे हैं तो लिखने से पहले आपके मन में विचार बन रहा होता है। हमने अभी क्या, इसके पहले जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो हमने कहा ना कि जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं किसी विषय में, तो ऐसा नहीं होता कि हम तुरंत कापी उठाकर लिख देते, बल्कि हम अपने मन में उसके विचार बना रहे होते हैं, ड्राफ्टिंग कर रहे होते हैं, है ना। तो जैसे मान लीजिए कि हमको अपने पसंदीदा त्यौहार के बारे में लिखना है, तो हम उसमें विचार बनाएंगे और उसके बाद कारण को सोचेंगे, उसमें कई बिंदुओं को सोचेंगे, ठीक है। कोई त्यौहार है तो क्यों हमें पसंद है, उसके बारे में हम लिखेंगे। तो इसी प्रकार से कहने का मतलब यह है कि इसमें कई प्रक्रियाएं होती हैं। तो जब हम बच्चे के सामने मॉडल एक प्रस्तुत करते हैं लिखने का, तो बच्चा देखता है अध्यापक किस प्रकार से लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो लेखन हुआ प्रदर्शित या मॉडल लेखन हुआ, जब शिक्षक स्वयं बोल बोल कर लिख रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने आज बच्चों से कहा कि चलो आज हम आम के बारे में लिखेंगे। आम एक आम के बारे में मतलब आप चर्चा कर रहे हैं, यह एक भारत का बड़ा मशहूर फल है, ठीक है। हमें यह मुझे आम बहुत पसंद है। तो आप लिखते हुए भी चल रहे हैं, मुझे आम बहुत पसंद है, ठीक है। आम क्यों पसंद है? क्योंकि आम मीठा लगता है। इस प्रकार से विचार आप अपने मन में बना रहे हैं, बच्चा आपकी बातों को सुन रहा है, ठीक है, कि सर जी कैसे आम के बारे में सोच रहे हैं, क्या क्या सोच रहे हैं। उस प्रकार से अब बच्चे से जब आप पूछेंगे कि चलो अब आपने मान लीजिए 2-4 लाइन लिख लिया, उसके बाद फिर बच्चा भी जब लिखने का प्रयास करेगा आपके निर्देशन में, तो बच्चे भी कोई अपना मन पसंदीदा फल बताएगा। वो कहेगा सर मेरा मन पसंदीदा फल अंगूर है। अब उसके बाद जैसा कि आपने कहा था कि मुझे आम इसलिए पसंद लगता है क्योंकि आम मीठा है, तो बच्चा भी इसी प्रकार से आपको विचार बनाकर अपने मन में कुछ ना कुछ कारण बताएगा, अंगूर के पसंद करने का कारण क्या है ना। तो इस प्रकार से अध्यापक प्रस्तुत कर रहे होते हैं और ये साझा लेखन होता है। अभी साझा लेखन में क्या होता है, जब अध्यापक एक प्रकार से अध्यापक और बच्चे मिलकर लिख रहे होते हैं, या दो बच्चे आपस में मिलकर लिख रहे होते हैं, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से अब जो पहला है प्रदर्शित या मॉडल लेखन, इसमें अध्यापक स्वयं मुख्य भूमिका अदा करते हैं, स्वयं बच्चे के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं लिखने का। और यहाँ पर साझा लेखन में अध्यापक सिर्फ लिखने वाला रह जाते हैं, बच्चे बता रहे होते हैं, ठीक है। जैसे आपने बच्चों से आवाज़ आ रही है, आप 4, 6, 10, 20 बच्चे बैठे हुए हैं, चलो बच्चों आज हम एक अपने अगर किसी पालतू जानवर के बारे में लिखेंगे। सबके घर में कौन सी जानवर पाली गई है? तो बच्चे कुछ बच्चे बोलेंगे कि हमारे पास गाय है, कुछ बच्चे बोलेंगे बकरी है, ठीक है। तो बच्चों से उत्तर निकलवाया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो हम गाँव में गाय है, ठीक है। अब बच्चा बोला गाय सफ़ेद है, तो अध्यापक लिख रहे हैं कि गाय सफ़ेद है, कैसी है? तो बच्चा बोल रहा है सफ़ेद है। एक बच्चा बोल रहा है सर मेरी गाय काली है, तो ठीक है, रोहित की गाय काली भी है, तो गाय सफ़ेद और काली दोनों होती है। तो इस प्रकार से साझा लेखन हो रहा है, बच्चों के विचार भी लिए जा रहे हैं,
है ना। बच्चों के विचार भी अध्यापक ले रहे हैं, तो ये साझा लेखन हुआ जब दोनों मिलकर लिख रहे हैं। अगला है मार्गदर्शित लेखन। ठीक है, मार्गदर्शित लेखन में बच्चा इतना सक्षम हो जाता है कि धीरे धीरे वह स्वयं लिखने का प्रयास कर रहा होता है। उसमें अध्यापक, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मार्गदर्शन कर रहे होते हैं, बच्चे को बता रहे होते हैं। अक्सर हम जब कोई टॉपिक बच्चों को देते हैं लिखने के लिए, और हम बच्चे का निरीक्षण कर रहे होते हैं, कौन बच्चा लिखा कौन बच्चा नहीं लिखा। ठीक है, कुछ बच्चे हमको कॉपी भी दिखा रहे होते हैं, तो वो मार्गदर्शित लेखन का ही एक प्रकार हो रहा है कि अध्यापक उसकी निगरानी कर रहे हैं। ठीक है, कि हाँ बच्चा सही तरीके से लिख रहा है कि नहीं। अगर बच्चे ने कहीं त्रुटि की है तो अध्यापक उसको सुधारने का प्रयास कर रहे होते हैं। इसके बाद जब बच्चा और ज्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप कर लेता है तो वह अगले स्टेज में पहुंच जाता है, वह स्वतंत्र लेखन कर रहा होता है। इसमें शिक्षक की भूमिका ज्यादा रहती नहीं है। आपने बच्चे से कह दिया कि चलो HW दे रहे हैं, सभी लोग 15 अगस्त के बारे में लिख कर लाएंगे या 26 जनवरी के बारे में लिख कर लाएंगे। अब वहां पर आप तो है नहीं, बच्चे के मन में जो भी विचार आ रहे होंगे 26 जनवरी के बारे में, बच्चा स्वयं से उसको लिख कर लाए, तो वह स्वतंत्र लेखन हुआ। ठीक है, तो स्वतंत्र लेखन में बच्चा बिल्कुल आजादी से स्वयं अपने मन में विचार बनाता है, कल्पनाएं करता है और उसको फिर शब्दों के रूप में लिखने का प्रयास कर रहा होता है। तो इन 4 प्रकार के लेखन को और आपको समझने का प्रयास करना है। तो चलिए हम उदाहरणों के साथ और बेहतर रूप में इसको समझते हुए चलते हैं। लेखन शिक्षण के लिए शिक्षण पद्धतियों को बात हो रही है, तो हमने समझा है कि लेखन एक विकासात्मक और चरणबद्ध प्रक्रिया, स्टेप बाय स्टेप बच्चा लिखने की ओर अग्रसर होता है। इसलिए हमें मुख्य जो पद्धतियां अपनानी चाहिए वो बच्चे को केंद्र में रखकर अपनानी चाहिए कि बच्चे का स्तर क्या है, उसके अनुसार हम शिक्षण कार्य, लेखन कार्य करवाएं बच्चे से। ठीक है, जैसा कि हमने चर्चा की कि 4 प्रकार के लेखन कार्य होते हैं। सबसे पहले प्रदर्शित लेखन होता है। एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें शिक्षक स्वयं बच्चों के सामने लिखकर दिखाता है, मॉडल प्रस्तुत करता है कि हाँ इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, आपने चर्चा किया कि हाँ मुझे आज, चलिए मैं इस विषय पर लिखूंगा। चलिए हम गांव के बारे में लिखते हैं कि हाँ सभी लोग गांव में रहते हैं, तो हम सभी लोग अपने अपने गांव के बारे में लिखेंगे। तो मेरे गांव में, वो आप बोल रहे हैं कि मेरे गांव में आम का पेड़ है या कटहल का पेड़ है, तो बच्चा अपने मन में सोचेगा अच्छा सर ये सोच रहे हैं पेड़ के बारे में, चलो ठीक है। अब जब आगे बच्चा दिमाग में सोचेगा तो वो कहेगा ठीक है मेरे गाँव में तो कटहल का पेड़ नहीं है, मेरे गाँव में, अब जो भी पेड़ होगा बच्चे का वो सोचेगा, अपने मन में विचार बनाएगा। ठीक, तो जैसे गणित में शिक्षक पहले बोर्ड पर प्रश्न हल करके दिखाता है, वैसे ही भाषा में शिक्षक पहले लिख कर दिखाते हैं। बच्चे केवल लिखते हुए नहीं देखते बल्कि शिक्षक के सोचने की प्रक्रिया भी सुनते हैं। जो हमने कहा ना कि जब आप सोच रहे होते हैं वो बच्चा उसको सुन रहा होता है, आपकी बातों को सुन रहा होता है, आपको देख रहा होता है। ठीक, तो ये थिंक अलाउड स्ट्रेटजी कहते हैं। यानी अध्यापक जो बात सोच रहे हैं मन में ना, वो बोल कर बोलते हैं, इससे बच्चा उसको सुन रहा होता है। तो इसे कहते हैं थिंक अलाउड स्ट्रेटजी, यानी सोचते हुए बोलना। शिक्षक क्या कर देते हैं, इसे अब देखिए उदाहरण, मेरा सबसे यादगार दिन, जो हमने आपको अभी रफली चारों बताए हैं उसी को हमने यहाँ पर लिखित रूप में समझाने का प्रयास किया। आप एक बार इसको समझ लेंगे तो आपका पूरा 100% एक्यूरेट तैयार हो जाएगा। तो शिक्षक बोर्ड पर लिखते हुए बोलता है कि सबसे पहले मुझे सोचना होगा कि कौन सा दिन मेरे लिए सबसे यादगार था। फिर वो कहेगा कि मुझे वह दिन याद है जब मैं पहली बार शिक्षक बना था। अब शिक्षक सोचता है कि अब इसकी शुरुआत कैसे करूं। फिर वो लिखता है कि मेरे जीवन का सबसे यादगार दिन वह था जब मुझे पहली बार विद्यालय में पढ़ने का अवसर मिला। इस प्रकार से अध्यापक सोच रहे हैं, बोल कर सोच रहे हैं, बच्चा बात को सुन रहा है। ठीक है, बच्चे पूरी प्रक्रिया को देख रहे हैं। अब उद्देश्य यह है कि बच्चा यह समझ ले कि लेखक कैसे सोच रहा है, क्योंकि आगे बच्चे को भी लिखना होगा ना, तो वो अध्यापक के द्वारा की गई बातों का अनुसरण करेगा कि अध्यापक ने ऐसे किया तो मैं भी ऐसे करूंगा। तो लेखक कैसे सोचता है बच्चे को बताना, विषय कैसे चुनता है, विचारों को कैसे इकट्ठा किया जाता है, विचारों को कैसे क्रम में रखा जाता है ना। विचारों को सही क्रम में रखना भी आवश्यक है। कौन सी चीज पहले रहेगी, कौन सी चीज बाद में, कौन सी चीज अंत में, यह भी आवश्यक है समझना। ठीक, अच्छे वाक्य कैसे बनाए जाते हैं, अनुच्छेद कैसे लिखा जाता है। जब अध्यापक लिख रहे होंगे, वाक्य खत्म होगा, पूर्ण विराम लगाएंगे, तो बच्चे भी उसको देखेंगे, बच्चे भी देखेंगे कि है हुआ, उसके बाद पूर्ण विराम अध्यापक लगा रहे हैं, तो बच्चे भी उसको लगाएंगे। तो इस प्रकार से सही जो व्याकरणिक नियम है उनको बच्चा देख रहा होता है। लेख की शुरुआत और अंत कैसे करता है, ये सारी चीजें होती हैं। मॉडल लेखन के चरण को देखेंगे, इसमें कौन कौन से चरण है। तो सबसे पहले विषय चुना जाता है, जैसे मेरा प्रिय त्योहार है, मेरा प्रिय त्योहार, जो भी कुछ है अपने हिसाब से। फिर विचार एकत्र किया जाता है, यानी अब इस पर आपके मन में कौन कौन से विचार है उसको एकत्र किया जाए, यानी कौन सा त्योहार कब मनाते हैं, क्या करते हैं, तो इनको एकत्र किया जा रहा है, विचारों को एकत्र किया जाता है। उसके बाद विचारों को एक क्रम में लिखा जाता है। जैसे पहले त्योहार का परिचय करवाया जाएगा, पहले तो ये नहीं बनाया जाता कि क्यों पसंद है या पहले क्यों मनाते हैं, आप पहले त्योहार का परिचय ही रखेंगे, कौन सा त्योहार। अब आपने कह दिया कि मुझे यह त्योहार पसंद है क्योंकि इसमें हम रंग एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं,
रंग गुलाल तो अब बच्चा पहले बोलेगा ना कि हाँ पहले होली की बात हो रही है, आपने होली की चर्चा ही नहीं की, आपने सब कुछ खत्म कर दिया। क्या इस दौरान हम ये करते हैं, रंग फेंकते हैं, गुलाल अबीर लगाते हैं एक दूसरे को, तो हम सबसे पहले त्यौहार का परिचय कराएंगे, उसके बाद कैसे मनाते हैं, क्यों पसंद है, सब चर्चा करते हैं। तो विचारों को क्रम देना आवश्यक है, उसके बाद अनुच्छेद बनाया जाता है। इसमें भूमिका पहले होती है, मुख्य भाग होता है उसका बीच में, और फिर निष्कर्ष होता है। तो एक शिक्षक की भूमिका है कि लेखक की तरह सोचे, सोच जो भी रहे हैं अध्यापक वो जोर से बोले ताकि बच्चा उसको देखे, क्योंकि आप मॉडल राइटिंग करा रहे हैं, उदाहरण प्रस्तुत करें, लिख कर दिखाएं। इसमें अध्यापक लिख रहे होते हैं, ठीक है। बच्चों को आसान इसलिए लगता है कि वो अध्यापक को लिखता हुआ देखते हैं, तो निश्चित रूप से बच्चों को लेखन आसान लगता है, बच्चों का भी आत्मविश्वास बढ़ता है और लेखन की पूरी प्रक्रिया समझ में आती है कि हाँ अध्यापक किस प्रकार से लिख रहे हैं। चूंकि अध्यापक बोल बोल कर लिख रहे हैं तो पूरी बात बच्चों के सामने हो रही होती है, इसलिए बच्चा उसको सीख रहा होता है आसानी से। अब दूसरी चर्चा होगी साझा लेखन पर, ठीक है। जैसा कि हमने कहा साझा, नाम से स्पष्ट है शेयर्ड, यहाँ पर शेयरिंग हो रहा है। शिक्षक और बच्चे मिलकर एक लेख लिखते हैं और यह पूरी तरह से सहयोगात्मक प्रक्रिया है, ठीक है। यहाँ विचार बच्चों से निकलवाए जाते हैं, ठीक है। बच्चों के होते हैं लेकिन लिखता शिक्षक है, शिक्षक ही बोर्ड पर लिखता है। जरूरी नहीं है कि शिक्षक लिखता है, बच्चे भी आकर लिख सकते हैं। करे का मतलब साझा लेखन में शिक्षक एक लेखक के रूप में रह जाते हैं, ठीक है। इसके पहले शिक्षक मुख्य भूमिका में थे, तो शिक्षक को यहाँ पर एक स्क्राइब की भूमिका निभानी पड़ती है। यानी बच्चे विचार कर रहे होते हैं कि चलो बच्चों आज हम अपने किसी नेता के बारे में लिखेंगे, या हम किसी त्योहार के बारे में लिखेंगे, ठीक है, या ऐसी किसी चीज़ के बारे में जो सबको सबसे अच्छी लगती है खाने में, कोई पसंदीदा भोजन के बारे में लिखेंगे। तो बच्चा बताएगा कि हाँ सर मेरा पसंदीदा भोजन जो भी है उसकी, अब कोई बच्चा कहेगा डोसा है, कोई बच्चा कहेगा पानी पूरी मुझे अच्छा लगता है, ठीक, कोई बच्चा कहेगा छोले मुझे अच्छे लगते हैं, कुछ बच्चे दही पूरी कहेंगे। तो अपनी अपनी पसंद है, ठीक है। हम अब इस पर लिख रहे होते हैं कि चलो मुझे ये पसंद है, ठीक है। अगर बच्चा ये फिर खड़ा होकर कहेगा सर मुझे भी पसंद है, क्यों पसंद है, अब वो बच्चा बताएगा, उसको आगे लिखेंगे। तो यहाँ पर शिक्षक एक स्क्राइब की भूमिका निभाता है, बच्चे बताते जाते हैं, शिक्षक बोर्ड पर लिखते जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए बच्चों को प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है, अलमारी खराब है, शिक्षक पूछता है हमें क्या लिखना चाहिए, तो बच्चे बोलते हैं सर ताला टूट गया है, शेल्फ टूट गई है, किताबें गिरती हैं। तो ये सारी बातें शिक्षक बोर्ड पर लिख देते हैं। फिर शिक्षक पूछते हैं शुरुआत कैसे करें, तो बच्चे बताते हैं कि मान्यवर शिक्षक इस प्रकार से आगे लिखते जाते हैं जैसे जैसे बच्चे, और कुछ हेल्प भी शिक्षक कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि शिक्षक बिल्कुल न्यूट्रल हो जाते हैं, शिक्षक बच्चों को निर्देश भी दे सकते हैं, ठीक है, साझा लेखन में। इस तरह पूरा पत्र मिलकर तैयार होता है, ठीक। तो बच्चों को लेखन में भागीदार बनाया जाता है, मुख्य प्रक्रिया यह है। इसका पर्पज यही है कि बच्चों को भी लेखन में आप शामिल करिए। इसके पहले मॉडल राइटिंग में सिर्फ शिक्षक ही लिख रहे थे, अब बच्चों को इंक्लूड किया जा रहा है, विचारों का संगठन सिखाया जा रहा है, सही शब्द चुनना, पत्र, कहानी, अनुच्छेद इत्यादि की संरचना को समझाना और सहयोग से सीखना। यानी यहाँ पर बच्चे एक दूसरे के अध्यापक के साथ सहयोग की भूमिका में सहयोग करते हैं और सीखते हैं। इसमें सभी बच्चे भाग ले रहे होते हैं, डर खत्म होता है, विचार बच्चे व्यक्त करना सीखते हैं और लेखन बड़ा रोचक बनता है। इस प्रकार से जब हम लेखन करवाते हैं तो बड़े बच्चे इंटरेस्ट के साथ इसको लिखने का प्रयास कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर आपसे एक अंतर पूछ दिया जाए तो आप कहेंगे मॉडल और साझा लेखन में क्या अंतर है सर? तो मॉडल लेखन में शिक्षक स्वयं लिखते हैं, एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे होते हैं बच्चों के सामने। साझा लेखन में दोनों मिलकर लिखते हैं, ठीक है। मॉडल लेखन में विचार शिक्षक बना रहे होते हैं, बच्चे सुन रहे होते हैं। साझा लेखन में बच्चों से विचार लिया जाता है। इस मॉडल लेखन में शिक्षक मुख्य भूमिका में रहते हैं, लेखक रहते हैं, और साझा लेखन में शिक्षक एक स्क्राइब हो जाते हैं, यानी बच्चा जो बोल रहा है उसको अध्यापक लिख रहे होते हैं, ठीक है। इसका शुरुआत में प्रयोग किया था और थोड़ा सीखने के बाद इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा है मार्गदर्शित, गाइडेड। गाइड मतलब पथ प्रदर्शन। एक बच्चा लिखना शुरू कर दिया है, अध्यापक उसको राह दिखाता हुआ चला कि हाँ ये ऐसा नहीं ऐसे लिखो, ठीक है। तो ये जैसा कि नाम से स्पष्ट है मार्गदर्शित। अब बच्चा स्वयं लिखना शुरू कर रहा है लेकिन शिक्षक हर समय उसका मार्गदर्शन करता रहता है, इसलिए इसे मार्गदर्शित लेखन कहते हैं। यह कब कराया जाता है? जब बच्चों को थोड़ा बहुत लिखना आ जाए। अभी भी उन्हें सीखने की आवश्यकता है ना, बच्चे कुछ थोड़ा बहुत लिखते हैं, हम उसकी हेल्प करते रहते हैं बच्चों की। तो ये मार्गदर्शित लेखन होता है। अधिकतर हम 2-4 बच्चों के एक समूह में, फिर 2-4 बच्चों के एक समूह में, इस प्रकार से छोटे छोटे ग्रुप में बना देते हैं। इससे शिक्षक के लिए भी आसान होता है। एक बड़ा सा ग्रुप बना देंगे तो सभी को देख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो 2-2, 3-3, 4-4, 5 बच्चों का ग्रुप रहता है, आसानी से उसमें बच्चे शिक्षक ध्यान दे पा रहे होते हैं, ठीक है। अब जैसे एक उदाहरण देखिए, विषय है कि मैंने गर्मी की छुट्टियां कैसे बिताई। अब शिक्षक वाले पूछता है कहाँ गए थे, किसके साथ गए थे, क्या किया, सबसे अच्छा क्या लगा। और फिर कहता है कि अपने फिर ये अनुच्छेद लिखो
अब दूसरा लिखो फिर अंत लिखो, मतलब अध्यापक यहाँ पर बता दे रहे हैं, ठीक है, कि हाँ कैसे कैसे लिखना है। शुरुआत में ये लिख देना। अब मान लीजिए हमने कहा ना कि चलो गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ गए थे, सभी लोग लिखो, 10 लाइन लिखो। अब पहले कहाँ गए थे ये लिख लेना, ठीक है। फिर वहाँ पर तुमने क्या क्या वहाँ पर कैसे गए थे ये लिख देना। फिर उसके बाद क्या क्या तुमने वहाँ पर खाया पिया, ठीक है, क्या क्या चीज़ें तुम्हें वहाँ पर अच्छी लगी। इस प्रकार से आपने 4-5 चीज़ें बच्चों को बता दी। अब बच्चे आपकी बात को सुन लिए और बच्चे अब उसी को लिख रहे हैं कि हाँ हम गर्मियों की छुट्टी में यहाँ गए थे, हमने यहाँ पर इस साधन से गए थे, हमने वहाँ पर ये घुमा फिरा खाया पिया इस प्रकार से, और इतने दिन तक हम वापस फिर गए। तो अध्यापक ने 4-5 प्रश्न बच्चों के सामने रख दिए। अब उसका उत्तर बच्चे स्वयं से सोच सोच कर लिख रहे हैं, और ये हो गया मार्गदर्शित लेखन, ठीक है। तो बच्चों को चरणबद्ध सहायता प्रदान करना उद्देश्य है, योजना बनाना सिखाना, एक ड्राफ्टिंग तैयार करवा रहे हैं टीचर, एडिटिंग करवा रहे हैं, पूरा लेखन करवा रहे हैं। इसमें अध्यापक निगरानी कर रहे होते हैं, अगर कोई बच्चा वाक्य को गलती करता है, त्रुटि करता है, तो उसको संशोधित करवा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ है। और धीरे धीरे स्वतंत्र बनाना है, यहाँ से बच्चा धीरे धीरे, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो स्वतंत्र, मतलब कि अध्यापक के बताने से पहले भी धीरे धीरे अपने विचारों को और बेहतर तरीके से लिखना शुरू कर रहे होते हैं। तो यहाँ से बच्चा स्वतंत्र लेखन की ओर अग्रसर होता है, ठीक है। लाभ यह है कि व्यक्तिगत सहायता मिल रही होती है, आत्मविश्वास बच्चे का बढ़ता है और अच्छी लेखन आदत विकसित होती है। और अब है लास्ट, स्वतंत्र लेखन। अब बच्चा बिना सहायता के ही लिखता है, ये स्वतंत्र हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। हम देखते हैं हमारे कक्षा में बहुत से बच्चे ऐसे आ रहे होते हैं जो जिन्हें हम पहले बता रहे होते हैं कि देखो ऐसे लिखो, ठीक है। उसके बाद बच्चा खुद से लिख रहा था, फिर हम धीरे धीरे उसको असिस्ट कर रहे होते हैं कि देखो ऐसे ऐसे लिखो। फिर उसके बाद एक समय बाद बच्चा स्वयं से लिखने लगता है, फिर हम देख कर कहते हैं देखो इसको सब आ गया। तो हम तो ये देखते हैं, हम उस स्तर पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं 1 में 2 में 3 में, जहाँ पर हमारे सामने बच्चा चारों प्रकार का लेखन हो जा रहा है। तो ये हमारे लिए जानना आसानी है, ठीक है। ये तो हम इसको अपने सामने देख रहे हैं, बस ये है कि हाँ बीएनआईयू इसने क्या दिया है तो उसको देखना है एक बार थोड़ा सा, और इसी को एग्जाम में लिखना है। अब बच्चा स्वतंत्र लेखन है, बिना सहायता के लिख रहा है, स्वतंत्र लेखन है। बच्चा पढ़ना सीख चुका है, लिखना बोलना सीख चुका है, मॉडल लेखन देख चुका है, अध्यापक ने करवा दिया, साझा लेखन भी कर चुका है, ठीक है। ये मॉडल लेखन होगा, साझा लेखन होगा, मार्गदर्शित लेखन होगा, उसके बाद ही ना स्वतंत्र लेखन होगा। पहले ही दिन बच्चा स्वतंत्र लेखन नहीं कर पाएगा ना, वही बात है सर, समझ रहे हैं आप। मार्गदर्शित लेखन का अभ्यास अध्यापक बच्चा कर चुका है, तब जाकर वह स्वतंत्र लेखन करता है। जैसे आपने दे दिया बच्चों को मेरा पालतू कुत्ता, अब बच्चे अपने अनुभव के आधार पर कि हाँ मेरे घर में सफेद कुत्ता है, तो बच्चा लिख रहा है पूरा बकायदा, चरमता लिख कर ला रहा है आपसे, कर देखिए सब। तो अध्यापक प्रोत्साहित करते रहते हैं और बच्चा स्वयं से लिख के लाता है। इसमें चरण क्या है, प्रेरणा देना, यानी कि कोई टॉपिक आपने बच्चे को दे दिया, ठीक है। अब बच्चा उस पर विचार एकत्र करता है, अच्छा सर जी ने ये दिया है, अब इसके बारे में बच्चा सोच रहा होता है, विचार बना रहा होता है, ठीक। योजना बनाता है, क्या पहले लिखना है, क्या चीज बाद में लिखना है, स्वयं लिखता है बच्चा, अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करता है, और उसके बाद दोस्तों को पढ़कर सुना रहा होता है कि देखो मैंने ये इस विषय पर इस प्रकार से लिखा है, तो दूसरे बच्चे का देख रहा होता है, ठीक है। प्रतिक्रिया देना, इसके बाद शिक्षक सकारात्मक सुझाव देता है कि हाँ तुमने यहाँ पर सही लिखा है, ठीक। और अगर कुछ संशोधन की जरूरत है तो अध्यापक फिर उसमें सुधार करता है और बच्चा स्वयं संशोधन करता है, मतलब बच्चा स्वयं संशोधन करता है, उसके बाद अध्यापक तो लास्ट में सुधार कर सकते हैं। ओवरऑल क्या है कि स्वतंत्र लेखन में अध्यापक की भूमिका बहुत ज्यादा रहती नहीं है, ठीक है। बच्चे स्वयं से सारा कार्य कर रहे होते हैं, अध्यापक लास्ट में आते हैं, ठीक। उसका निरीक्षण करने के सही है गलत, ओवरऑल इसमें आपको बस यही समझना है कि स्वतंत्र लेखन में बच्चा पूरी तरह से स्वतंत्र होकर लिख रहा होता है, ठीक है। वहां पर अध्यापक नहीं भी है तब भी बच्चा लिख रहा है, ठीक। तो सीधी सी बात है, इससे बच्चा आत्मनिर्भर बनता है, रचनात्मकता विकसित होती है, क्योंकि बच्चा शांति से अपने मन में जो भी विचार आ रहे होंगे उनको लिख रहा होगा, उनको शब्दों के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास कर रहा होगा। तो रचनात्मकता बच्चे के अंदर विकसित हो रही है, बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, अपनी भाषा में बच्चा विचारों को व्यक्त करने का प्रयास कर रहा होता है स्वतंत्र लेखन में, ठीक है। इस प्रकार से आपने इसको देखा। शिक्षक की भूमिका यह है कि बच्चों को डराए ना, कि अगर किसी ने गलत लिखा तो 10 डंडा मारूंगा। अब बच्चे का विचार प्रभावित हो जाएगा आपकी इस बात से, तो भयमुक्त वातावरण बनाना है। इस प्रकार से आपको नहीं करना है, गलतियों पर आपको डांटना नहीं, बच्चों को पहले प्रयास की प्रशंसा करना है, धीरे धीरे सुधार कराना है, बच्चों को लिखने के लिए लगातार प्रेरित करना है। अंतर देख लें अगर आप चारों में, तो प्रदर्शित लेखन जैसा कि हमने बताया कि इसमें शिक्षक लिखते हैं, शिक्षक की भूमिका लिख कर और सोच कर दिखाएं बच्चों को। साझा लेखन में शिक्षक और बच्चे मिलकर लिखते हैं, शिक्षक एक लिपिक बनकर रह जाते हैं, बच्चों के विचारों को लिख रहे होते हैं। मार्गदर्शित लेखन में बच्चा लिखता है, लेकिन हर चरण में अध्यापक उसका मार्गदर्शन करते हैं, बताते रहते हैं। और चौथा है स्वतंत्र लेखन, या बच्चा स्वयं लिखता है, केवल प्रोत्साहन और प्रतिक्रिया अध्यापक दे सकता है। इस प्रकार से आपने लेखन के चारों प्रकारों को कवर कर लिया और अध्याय 6 यहाँ पर समाप्त होता है, ठीक है। अभ्यास प्रश्नों की सीरीज हम चला ही रहे हैं, उसको भी आगे आपको उपलब्ध करा देंगे, ठीक है। अब हम अध्याय 7 को देखेंगे, जिसमें आपको इकाई योजना वगैरह जानना है। हिंदी को लगभग हमने 1 से 6 जो मुख्य हिस्सा उसको कवर कर लिया है। अब इकाई योजना है और आकलन है, जो चारों कौशल उनका आकलन किस प्रकार से होगा, उन्हें अगले अध्याय में आपको पढ़ना है, 8, 9, 10, 11। इस वीडियो में इतना है। ब्रिज कोर्स की बेहतरीन तैयारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।